नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से अभी हमने फिजिकल ज्योग्राफी को शुरू कर रखा है। उसकी अवधारणा को समझ रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उससे संबंधित ही वीडियो हम बना रहे हैं, या मैं कहूँ कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूँ। लेकिन 20 तारीख को एक विश्व के पटल पर एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण मैं अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया या अपनी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाया, और उस चीज़ के ऊपर मैंने अपने वक्तव्य रखने की कोशिश की है या समझाने की कोशिश की है। मैं अपने विचारों को इस प्रकार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि विश्व पटल पे जो घटना हुई या जो घटना घटित हुई, वो मेरा मानना है कि ज्योग्राफी या भूगोल उस क्षेत्र में काफ़ी दिन से प्रयासरत है कि भूगोल अपनी अवधारणा को किस तरह संतुलित करे, और उसी संतुलन को बरकरार रखने या उसी संतुलन को संतुलित करने के लिए वो घटना को मैं अति महत्वपूर्ण मानता हूँ ज्योग्राफी की दृष्टि से, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। तो वो घटना ये है कि सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश, सेंट्रल अमेरिका के एक छोटे से देश अल सल्वाडोर, छोटा सा एक सेंट्रल अमेरिका का देश है अल सल्वाडोर। उसने एक घोषणा कर दी कि हम बिटकॉइन शहर बनाएंगे। बिटकॉइन वीक चल रहा था, बिटकॉइन सप्ताह चल रहा था, और बिटकॉइन सप्ताह के अंत में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयीब बुकले, क्या नाम था उनका, नयीब बुकले, इन्होंने क्या घोषणा कर दी। इन्होंने अपने, ये राष्ट्रपति हैं अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति, इन्होंने एक घोषणा कर दी कि हम बिटकॉइन सिटी बनाएंगे, बिटकॉइन शहर। ये घोषणा अचंभित करने वाली ये है कि इन्होंने अपने वक्तव्य में या अपनी थॉट में ये कहा कि जो ये बिटकॉइन सिटी बनेगी ये कार्बन फ्री होगी। बिटकॉइन सिटी क्या होगी, कार्बन फ्री होगी। ये इसमें कार्बन का उत्सर्जन नगण्य रहेगा, जीरो रहेगा, शून्य रहेगा। इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं रहेगा। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, एक और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कार्बन फ्री रहेगी तो कार्बन फ्री कैसे रहेगी। इसके पीछे उन्होंने जो अपनी अवधारणा, अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, वो भूगोल को प्रभावित करती है या भूगोल को एक नई पहल की ओर अग्रसर करती है, या मैं कहूँ कि वो भूगोल को एक नई दिशा प्रदान करने में एक सार्थक पहल है या सार्थक कदम है। और इसी सार्थकता के बारे में आज हम विचार करेंगे या अपने मैं एक्सप्रेशन दूंगा या अपने वक्तव्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा आपको पता है किसी भी चीज़ के लिए ऊर्जा, एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बिटकॉइन शहर बनाएंगे, क्रिप्टो करेंसी का यूज करेंगे। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में आगे समझेंगे हम। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में हम बिटकॉइन को यूज करेंगे, और ऊर्जा का क्या है, इस प्रकार के वो ऊर्जा का उपयोग करेंगे, उस ऊर्जा का जिसमें कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो। तो उन्होंने कहा का इनकम ऑफ ऊर्जा क्या रहेगा, इनकम ऑफ पावर क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से। अब ये बात भूगोल को प्रभावित करती है कि पूरा विश्व पर्यावरण के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में ये सोच रहा है कि ये विचारधारा कर रहा है या ये संकल्पना प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस तरह पर्यावरण का संरक्षण करना है, और ज्योग्राफी इस चीज़ को किस तरह से अपना योगदान, या हम कहें कि भूगोल पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सार्थकता किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी भूगोल की क्या है, सब चीज़ों पे विश्व सोच रहा है या समझ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ज्वालामुखी से ऊर्जा लेंगे, और ज्वालामुखी से ऊर्जा लेंगे तो कार्बन उत्सर्जन, तो ज्वालामुखी के द्वारा क्या, लावा का उद्गार होगा। ज्वालामुखी लावा से उद्गार से क्या लेंगे, ऊर्जा, जो सोर्स रहेगा वो ये रहेगा। और जो ज्वालामुखी लावा से या ज्वालामुखी उष्मा से
जब हम ऊर्जा का संग्रहण करेंगे तो कार्बन फ्री रहेगा, कार्बन फ्री सिटी बनेगी, बिटकॉइन सिटी। ये इसकी मूल संकल्पना है। और इन सब चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पर्यावरण के क्षेत्र में भूगोल अच्छे से पहल बहुत पहले से कर रहा है, उस चीज़ को हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारा वे होगा वो होगा 1 बिलियन अमेरिकी बॉन्ड। जो बिटकॉइन की होगी वो क्या की 1 बिलियन यूएसए बॉन्ड के बराबर जो बिटकॉइन क्या है इसमें हम यूज लेंगे। और ये सब चीज़ें इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ, इन चीज़ों को समझने के लिए हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अल सल्वाडोर ने एक अच्छी पहल की है और इसका भूगोल इससे प्रभावित होगा। इन सब चीज़ों को समझ के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम ये चीज़ देखेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में ज्योग्राफी ने ये कहा, जो आज अल सल्वाडोर कर रहा है उसकी पहल या उसकी शुरुआत बहुत पूर्व में हो चुकी थी। ये इस चीज़ से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अल सल्वाडोर ने क्या किया है, सबसे पहले क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट के बारे में, स्टॉकहोम सम्मेलन जिसको कहते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से विख्यात है। पर्यावरण पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है तो स्टॉकहोम सम्मेलन का सबसे पहले जिक्र आता है। तो सबसे पहले हुआ 1972 में स्वीडन में, स्टॉकहोम में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण के विकास के लिए या पर्यावरण को सजग बनाने के लिए होती है 5 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। उसके बाद स्पेशल सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली 23 एंड 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में स्पेशल असेंबली। ये आगे बढ़ रहे हैं और उस चीज़ में अल सल्वाडोर ने एक छोटा सा राष्ट्र होते हुए एक सार्थक पहल की है। उसके बाद आता है मिलेनियम समिट। मिलेनियम समिट होती है 6 से 8 सितंबर 2000 को न्यूयॉर्क में। उसके बाद आता है वर्ल्ड समिट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक स्थिर विकास के लिए, एक सुचारू विकास के लिए, एक हम कहेंगे समग्र विकास के लिए एक समिट होती है, एक सम्मेलन होता है 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक 2002 जोहान्सबर्ग, और ये जोहान्सबर्ग का है साउथ अफ्रीका में। उसके बाद विश्व समिट होता है, विश्व सम्मेलन होता है इन्वायरमेंट पे ही 14 से लेकर के 16 सितंबर 2005 को न्यूयॉर्क में। अब आप देखिए किस तरह से ये सब चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। उसके बाद होता है, उसके बाद होती है हाई लेवल मीटिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ द गोल्स। एक हाई लेवल, एक उच्च स्तरीय मीटिंग होती है, मिलेनियम असंख्य कहें, विकास के असंख्य स्रोत आए उनसे संबंधित, पर्यावरण संबंधित होती है न्यूयॉर्क में ही 22 से लेकर के 25 सितंबर 2008 को। फिर होती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल समिट 22 सितंबर 2010 न्यूयॉर्क में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चहुमुखी विकास कहें या अग्रणी विकास कहें, अग्रणी कहें या इसको हम कहें चहुमुखी विकास से संबंधित। रियो डे जेनेरियो कहाँ होती है, ब्राजील में। उसके बाद स्पेशल इवेंट टुवर्ड्स अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में ही ये होती है 2013 में। उसके बाद होती है यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्यूयॉर्क में होती है 25 से 27 सितंबर 2015 में। उसके बाद स्टॉकहोम में फिर होता है, स्टॉकहोम, ये आ गया स्टॉकहोम +50 समिट होती है 2 से 3 जून 2022 को होती नहीं, ये प्रस्तावित है। और इन सब चीज़ों को पर्यावरण के क्षेत्र में इतनी सारी मीटिंग, पूरा विश्व कार्बन उत्सर्जन की क्षमता को कम करने के लिए प्रयासरत है। और उसी चीज़ को क्या कर रहा है, स्टॉकहोम रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी चीज़ को विश्व रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी चीज़ को यूएनओ रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी चीज़ को भारत रिप्रेजेंट कर रहा है।
और एक छोटे से देश ने ये कर दिखाया, इस कर दिखाने की कोशिश की, उसी चीज़ की ये मेरी जिज्ञासाएं थी, इसी कारण ये वीडियो बनाया। अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। जिस चीज़ को फोकस या जिस चीज़ को केंद्र बिंदु रख के बिटकॉइन शहर बसाने की अल सल्वाडोर ने कोशिश की, वो चीज़ है क्या, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, इसको मोटे रूप से समझने करेंगे। क्रिप्टो करेंसी से अभिप्राय ये है, हम अपना जो रूरल का बेसिक जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये होता है कि प्राचीन काल में चली आ रही परंपराओं, उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, जैसे कि पहले क्या करते थे, हुंडी चलती थी कि ब्याज की दर, ट्रांसपोर्टेशन कम था, कम्युनिकेशन के साधन कम थे, तो हर सिटी में या हर गांव से जुड़ा हुआ कोई बड़ा कस्बा हो, उसमें एक सेठ होता था, हम मान लें कोई बढ़िया टाइप होता था, तो उसका क्या होता था, हुंडी चलती थी, वो लिखित कागज पे हस्ताक्षरित करके या प्रमाणित करते अपने आने वाले या जो कोई जो उससे कैश के रूप में लेता था चीज़ें, वो उस पर लिख के दे देता था कि मैं इस, और उसका ही आगे डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह वो क्या था, क्रिप्टो करेंसी है, तो वो क्या करता था, वो हुंडी बना के दे देता था उसको, तो वो संबंधित दुकानदार को ले जाता था, वो उसका नॉन होता था, तो वो क्या इसको एक मुद्रा के रूप में मानता था। उसके बाद अनाज को हम मुद्रा के रूप में मानने लगे, एक विश्वास जमने लगा। तो क्रिप्टो करेंसी भी इसी पे है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक आभासी मुद्रा है और उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत सारा है, जैसे लेने वाला, लेनदार और देनदार। प्राचीन काल में क्या होता था, इसमें क्या है, हम कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग होती थी अपनी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना या हम कहें कि धोखाधड़ी की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की सोच ये है कि हम जो अपना सिस्टम है वो वाइड रखेंगे, प्रत्येक आदमी से जुड़ेगा। तो चलो हम क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करें, क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी ये है, क्रिप्टो करेंसी की बेसिक अवधारणा क्या है। क्रिप्टो करेंसी को इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये है क्रिप्टो करेंसी। भारत में क्रिप्टो करेंसी का प्रारूप ये है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का वर्तमान संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी को क्या समझते हैं हम, वर्तमान संदर्भ में जो हमारा बजट है, और क्रिप्टो करेंसी का कल या परसों एक हुआ कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह बैंड होगी, पूरी तरह बैन रहेगी, प्रतिबंध रहेगी। उससे क्या है, पूरा जो आभासी मुद्रा का बाजार था पूरा नीचे बिल्कुल अप आ गया, सभी को क्या है, रेड एंट्री हो गई। वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान बजट सत्र में लोकसभा की संभावित कार्यसूची के अंतर्गत इसने क्या कहा कि संभावित कार्यसूची के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विधेयक पारित किया गया। ये पूर्व में पारित किया गया, लेकिन अभी एक विधेयक पारित होगा। इससे उन्होंने क्या कहा, सरकार ने क्या सोचा है कि हम प्रतिबंधित विधेयक पारित करेंगे। और ये खबर मार्केट में आते ही क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा अपना था सिस्टम वो पूरा हैक हो गया। और इसी संदर्भ में आज प्रोफेसर रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उनका बयान है। रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का वही हाल होगा जो चिट फंड का हुआ, जो चिट फंड कंपनियां खुली, बंद हुई, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। ये डॉक्टर प्रोफेसर रघुराम यादव जी का जो बयान है, प्रोफेसर रघुराम राजन का बयान है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, अब ये समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पूरे इसका जो बेस किस पे टिका हुआ है, ये एक प्रकार की आभासी मुद्रा है, एक प्रकार की आभासी मुद्रा है, वर्चुअल मनी है, ये आभासी मुद्रा है, अपने इन हैंड नहीं है, लिक्विड नहीं है, बिल्कुल इसका लेन देन क्या है, आभासी रूप में होता है। वितरित नेटवर्क पर लेन देन करने वालों के द्वारा वैधता प्राप्त करती है। इसमें विश्वास पे टिकी हुई है, लेने वाले को और प्राप्त करने वाले को और देने वाले को, उन दोनों क्या है, वैधता के ऊपर इसका बेस है। लाभ तीव्र एवं सस्ती है। अगर हम किसी को नकद भुगतान करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसमें क्या है, मैन टू मैन मार्किंग होती है। ये क्या है, देनदार, ये देनदार और ये
लेनदार, इन दोनों का होना जरूरी है। तो ये सुगम नहीं है। और आभासी मुद्रा के कारण आदमी यहाँ बैठा है, यहाँ से इसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए क्या है, ये तकनीक पर आधारित है, तकनीकी पर आधारित इसलिए सुगम है और केंद्रीकृत एजेंसियों द्वारा अनिवार्य नहीं है। ये इसकी कमी है। जैसे अपनी मुद्रा है, इंडियन करेंसी है, इसको कौन अप्रूव करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है या भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। अभी इसका कोई भी केंद्रीकृत एजेंसियां इसको प्रमाणित नहीं करती। पेपर टू पेपर नेटवर्क द्वारा प्रचलित है। ये जो क्या है, नेटवर्किंग सिस्टम पर आधारित है। उसके बाद इसके लाभ आते हैं कि इसके क्या लाभ हैं? तीव्र एवं सस्ती है, सुरक्षित है, भुगतान की प्रक्रिया, इसको हैक करना असंभव है लगभग। हम बहुत सारा इकट्ठा हम क्या है नकदी लेके जाते हैं तो उसको कहीं गुम होने का या चोरी होने का ऐसी आकांक्षाएं बनी रहती हैं, लेकिन इसको क्या है हैक करना थोड़ा मुश्किल है। सीमा पार भुगतान पर न्यून खर्चा, इसको इंटरस्टेट, इंटरनेशनल या इसको वर्ल्ड में कहीं भी आयात निर्यात करते हैं चीज़ों को, उस चीज़ में इसको भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वो उसका खर्चा क्या है? न्यून है। ये इसकी चुनौतियां हैं। क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियां क्या है? ग्राहकों के लिए जोखिमपूर्ण, ग्राहक के लिए जोखिमपूर्ण है। जोखिमपूर्ण क्यों है? कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी अभी इसको अप्रूव नहीं कर रही, इसको अप्रूवल नहीं दे रही, इसलिए ग्राहक के लिए जोखिमपूर्ण है। देश की प्रचलित मुद्रा एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभावित बनाती है। किसी भी मुद्रा का विनिमयन, जैसे हम सोच सकते हैं कि मुद्रा का विनिमय हो रहा है, मुद्रा की कमी आ गई तो हम और नोट छाप सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका एक सिस्टम होता है, उसके एक बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उसके अनुसार होती है। और क्रिप्टो करेंसी का अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और अवैध व्यापार तथा मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया, जब इस पर कोई केंद्रीय एजेंसी निगरानी नहीं कर रही, कोई भी केंद्रीकृत एजेंसी इसको प्रमाणित नहीं कर रही, तो इससे धोखाधड़ी का और मनी लॉन्ड्रिंग का या ब्लैक मनी का तो नेचुरली है कि प्रकोप बढ़ेगा ही। उसके बाद अत्यंत परिवर्तनशील है। क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी करेंसीज क्रिप्टो करेंसी के नाम से हैं, जैसे बिटकॉइन है और भी एटसेट्रा। तो ये परिवर्तनशील है, इसकी कोई वैधता या प्रमाणिकता नहीं होती। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसी संदर्भ को लेके आज का मैंने टॉपिक रखा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।